हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत सिंह बिस्ट। मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू। ये एमसीक्यू मैंने प्रेसिडेंट की शुरू करी है और ये सेकंड एमसीक्यू है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? तो इसका ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली, ऑप्शन डी है नीलिम संजीव रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीवी गिरी। ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने पर कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो समझाता हूँ क्वेश्चन के बारे में। देखिए 1969 में क्या हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह पद संभाला वीवी गिरी ने। इन्हें पद संभाला वीवी गिरी ने, जो उस टाइम पे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई जो राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। उनकी जगह कौन आए? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीसी मतलब वीवी गिरी। वीवी गिरी आए और वीवी गिरी जब आए तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। वीवी गिरी ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के पद से, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो अब क्या हुआ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाएं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम किसको राष्ट्रपति बनाएं, ये सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई। तभी हमने एक अधिनियम लाया, तभी हमने कानून बनाया। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति उत्तर अधिकार अधिनियम 1969। और इसमें हमने ये बोला कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सब पद खाली हो जाते हैं, तो ऐसे में हम किसको बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है ना। तो वो उसका आंसर था। ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। तो हमने पहले सब, हाँ, जब तो वीवी गिरी भी चले गए तो उसकी जगह हमने हिदायतुल्ला जो थे उनको हमने क्या बनाया? उपराष्ट्रपति का पद दिया। 11 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाने के बाद बी.डी. जत्ती ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है कि महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो पर न्यायिक है, अर्धन्यायिक है, संसदीय या ए बी दोनों है? तो जो महाभियोग जिसे हम बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, ये है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस अर्धन्यायिक के बोलते समझाता हूँ मैं आपको। देखिए राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है वो चलता है पार्लियामेंट में। कहाँ चलता है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट लोकसभा की बात होती है और राज्यसभा की बात होती है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग, मान लीजिए दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति पे जब महाभियोग चलता है या तो लोकसभा में पहले आएगा या राज्यसभा में पहले आएगा। मान लीजिए लोकसभा में पहले आया प्रस्ताव, तो जब भी ये प्रस्ताव लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में कहीं भी पहले आएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप पे महाभियोग चलने वाला है। ठीक है ना। राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। अब मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 मेंबर होने चाहिए। 545 का 1/4 मेंबर इस प्रस्ताव को लाने के लिए, सिर्फ लाने के लिए कि लोकसभा में हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। अब लोकसभा में जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद क्या होगा, अगर ये 2/3 से लोकसभा से पास होना चाहिए, फिर ये मतलब 545 का 2/3 से ही पास होना चाहिए। यहाँ से लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा इसके आरोपों की जांच करेगा। ठीक है ना। अगर लोकसभा में आता है तो उससे अगला सदन जांच करता है, तो राज्यसभा जांच करेगा आरोपों की, और जांच सही पाई गई तो राज्यसभा से भी 2/3 से ये क्या होगा, ये पास हो जाएगा। 245 सीटों से पास हो जाएगा। ठीक है ना। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 से पास होना चाहिए। और राज्यसभा से 245 से पास हो गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो आपने इसमें देखा कि राष्ट्रपति को सिर्फ उसके पद से हटाया गया है, तो इसलिए ये पूरी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति को इसमें पनिशमेंट नहीं मिला है। तो पार्लियामेंट का काम राष्ट्रपति को पनिशमेंट देने का नहीं है, सिर्फ उसके पद से निकालने का है। ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है पूरी, ये एक अर्धन्यायिक है। ठीक है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है।
फिर दूसरी बात कि राष्ट्र महाभियोग के बारे में कौन से आर्टिकल में है, तो महाभियोग के बारे में 58 आर्टिकल तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, और आर्टिकल 61 पूरी जो मैंने आपको बताया प्रोसेस महाभियोग का, इम्पीचमेंट का, तो आर्टिकल 61 महाभियोग का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में कि महाभियोग कैसे चलेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है ना, एक 2/3 से पास होगा। जबकि आर्टिकल 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लोकसभा में डैश की पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। मतलब किसके, अगर हमें लोकसभा में धन विधेयक लेके आना है तो किसकी पूर्व अनुमति चाहिए पहले, तो ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति। देखिए लोकसभा में हमारा एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन होता है हमारा राज्यसभा। तो हमेशा याद रखना है धन विधेयक जब भी आएगा, धन विधेयक मतलब मनी बिल, मनी बिल जब भी रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 मनी बिल के बारे में बात करता है, ठीक है। मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा के अंदर लेके आया जाएगा। और मनी बिल है या नहीं है ये कौन तय करता है, लोकसभा का चेयरमैन। जो लोकसभा का चेयरमैन होता है वो तय करता है कि मनी बिल होगा या नहीं होगा। वैसे मनी बिल उसको बोलते हैं, परिभाषा तो ये दी गई है मनी बिल के बारे में, ऐसा कोई भी विधेयक जो संचित निधि से, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने या डालने से संबंधित है उसे मनी बिल बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी विधेयक जो संचित निधि से पैसा निकालना या उसमें जमा करने से संबंधित है वो धन विधेयक होगा। मगर फिर भी लास्ट पावर किसके हाथ में है, लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में है। वो ये तय करेगा कि मनी बिल है या नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी इसका मिसयूज भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष सरकार के कहने पे किसी नॉर्मल विधेयक को भी मनी बिल बोल देता है। जैसे आधार कार्ड बिल पास हुआ था लोकसभा के अंदर मनी बिल कह के, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी नाराजगी जताई थी कि आप इस तरीके से किसी को भी मनी बिल नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसके हाथ में मेन पावर होती है कि ये मनी बिल होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी ये आता है कि कौन तय करता है मनी बिल होगा नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। किसकी पूर्व अनुमति से रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा के अंदर ये रखा जाता है। फिर मनी बिल से मैं आपको एक बात तो बता दूं, आर्टिकल 110 में इसका जिक्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मनी बिल के बारे में ये कि मनी बिल जब भी लोकसभा के अंदर पास होगा तो ये सिंपल मेजोरिटी से मतलब पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। ये सिंपल मेजोरिटी का मतलब साधारण बहुमत से पास होगा, ठीक है ना। 50% प्लस 1 इतने बहुमत से मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। दूसरी बात, मनी बिल, अगर मनी बिल में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, मनी बिल के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। जैसे कि कोई विधेयक होता है, अगर उसमें लोकसभा राज्यसभा में मतभेद पैदा हो जाए, लोकसभा में मतभेद पैदा हो जाए, राज्यसभा में मतभेद पैदा हो जाए दोनों में, तो फिर संयुक्त बैठक आती है, बुलाई जाती है, ठीक है। तो मगर मनी बिल के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट, एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें रह गई है, वो ये कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल पर राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा, मनी बिल लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा को जवाब देना पड़ेगा बिल के बारे में, ठीक है, पास किया या नहीं किया। अगर नहीं करता है तो 14 दिन बाद ये बिल अपने आप ही पास माना जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है मनी बिल के बारे में, मनी बिल के लिए, ठीक है ना। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने या निलंबित करने या हटाने की शक्ति किसको निहित है, मतलब किसके पास शक्ति है कि किसी व्यक्ति के पूरे दंड को माफ कर दे, उसकी पनिशमेंट को माफ कर दे। तो इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी रक्षा मंत्री। राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। समझते हैं इसके बारे में। देखिए आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ हैं। कितनी क्षमादान शक्तियाँ, 5 क्षमादान शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। संघ शासन के संबंधित सभी विषयों, कोर्ट मार्शल हो, अपराधी को तथा मृत्युदंड से पूर्ण क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। संघ सूची का कोई विषय हो उस पर संघ शासन संबंधित सभी विषय, कोर्ट मार्शल, अपराधी तथा मृत्युदंड, पूर्ण क्षमादान शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ये 5 तरह की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। पहली क्षमादान में क्या होता है, राष्ट्रपति सभी दोषों से मुक्त कर देता है किसी व्यक्ति को, उसके सारे पनिशमेंट माफ कर देता है, उसी को बोलते हैं क्षमादान, ठीक है ना। दूसरा लघुकरण में क्या होता है, राष्ट्रपति दंड की प्रकृति चेंज कर देता है। मतलब किसी को मान लीजिए फांसी की सजा हुई है, ठीक है ना, सेंटेंस ऑफ डेथ है किसी को मिला है, तो राष्ट्रपति उसे उम्र कैद में कर देगा, ठीक है। फिर परिहार में क्या होता है,
दंड की मात्रा कम हो जाती है, प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे 10 साल की सजा है तो 5 साल की हो जाएगी, मगर दंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है ना। 10 साल की सजा को 5 साल की कर दिया तो परिहार में क्या होता है, मात्रा कम कर दी जाती है, दंड की प्रकृति वैसी ही रहती है। जबकि विराम की बात करें तो विराम में क्या होता है, विशेष स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, विशेष परिस्थिति को देखते हुए किसी व्यक्ति को कम कम हल्की सजा देना। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त क्या किया जाता है कि उसकी जो पनिशमेंट होता है, सजा होती कम कर दी जाती है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं विराम। और निलंबन क्या होता है, निलंबन में क्या होता है, मान लीजिए जब किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति पे क्षमादान, राष्ट्रपति पे माफी, राष्ट्रपति पे अपनी क्षमादान लगाई है, ठीक है ना, गुहार लगाई है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति जब तक अपना जवाब नहीं देता है, जब तक सजा क्या होती है, सजा उसकी रुकी रहती है। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी होने वाली है और उसने राष्ट्रपति से क्या बोला है, क्षमा मांगी है, तो जब तक राष्ट्रपति पे वो पत्र रहेगा तो जब तक उसे फांसी नहीं हो सकती, तो इसी को बोलते हैं निलंबन, सजा में देरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यही है पूरी इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।